you're very well at home. Okay, so welcome back to yet another lecture in biology. आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है नेचुरल रिसोर्सेज. We have already completed cell, we have already completed tissue, we have already completed why do we fall ill. अब जो चैप्टर डाइवर्सिटी हम जनरली स्टार्ट करते हैं, लेकिन डाइवर्सिटी इस साल आपके कोर्स से हटा दिया गया है ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस. तो इस साल हम डाइवर्सिटी लेटर ऑन पढ़ेंगे. अभी हम वो पढ़ेंगे जो हमारे कोर्स में आने के चांसेस ज़्यादा हैं. Natural resources chapter will be a part of your course. Might be it would be asked in some kind of practical way, लेकिन इस चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे. तो आज हम नेचुरल रिसोर्सेज स्टार्ट करेंगे and we would discuss a little about that. Okay, just a minute. Okay, so when we are talking about natural resources, हम जानते हैं what is a resource. We would discuss about that. We would discuss about what are inexhaustible, what are exhaustible, what are renewable, what are non-renewable resources, also abiotic, biotic, and how are resources classified. तो ये तो अपना आज का टॉपिक होगा. लेकिन before starting this topic, I would like to draw your attention towards some question format जो अब आपके 9th क्लास से इंट्रोड्यूस हुआ. वैसे तो बिफोर 1 or 2 years it was not asked till the 12th class. It was always asked in some kind of Olympiad or NEET exams, JEE Advanced. ये जो एडवांस एग्जाम्स थी उनमें पूछे जाते थे, बट अब ये स्कूल कोर्स में भी हो गया है. तो इट इज़ अ एडिशन फॉर यू सो दैट यू कैन प्रैक्टिस. इट्स गुड फॉर यू. तो असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस का मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ. असर्शन, रीजन, इस टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं, असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस, ये हो सकता है आप थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करो. तो मैं इस पे थोड़ा सा लाइट डालना चाहती हूँ ताकि आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से टारगेट कर पाए. अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली दे वुड बी ओनली द थिंग्स विच यू नो. ऐसा नहीं है, बट जो फॉर्मेट है ना थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है. तो आप मेरी बातों पे ध्यान दें, सो दैट वुड हेल्प यू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. हो सकता है आपके हाफ ईयरलीज में या कहीं पे भी एग्जाम्स में आ सकते हैं. Some of you might have solved them also, but still I just want to put a little light for those who are facing little difficulty. देखो, इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं. वो स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं जस्ट above the question, जिसमें it is written that you have been given 2 statements. One is the assertion and second is the reason. Assertion A, R is the reason. ये 2 स्टेटमेंट्स हैं. उसके बेस्ड पे आपको ABCD ऑप्शन चूज करना है. ए ऑप्शन में दिया होता है, जनरली इट इज सेम. कई बार ऐसे होता है कि ऊपर इंस्ट्रक्शन लिख के फिर 3-4 क्वेश्चंस आ जाते हैं. सो इट इज सेम. फर्स्ट ऑप्शन जनरली गोज एज assertion is right and reason is the correct explanation for the assertion. Second would be assertion is right, reason is not the correct explanation for assertion. मतलब पहला है both A and R are correct, but and R is the correct explanation for A. Second है both A and R are correct, but R is not the correct explanation for A. Third हो जाता है A is true, R is false, and then both A and R are false. ऐसे भी हो सकता है. जो भी है, whatever format, चेंज भी हो जाए, जनरली तो यही रहता है, लेकिन अगर चेंज भी हो जाए तो आप उसको प्रॉपरली पढ़े. ऑप्शन तो आपको समझ में आ जाएगा. Then you face problem in the first 2 options कि क्या ये correct reason है या नहीं. For example, I would give you one small statement. जैसे plasma membrane, मान लो plasma membrane is outermost boundary or membrane in animal cells. तो ये क्या हो गया? दिस इज राइट. ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया. ये आप जानते हैं बिकॉज आपने पढ़ा हुआ होगा. इसका आर दे दिया गया. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल. अगर ये लिख दिया
Now what will happen? This also is right. Up, so you have to either choose A or B, जो ऑप्शन होंगे उनमें से. अब आपको कैसे पता लगाना है कि ये राइट रीजन है इसका या नहीं? ऑब्वियसली ये तो दिख रहा है कि बोथ आर राइट, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट बाउंड्री एंड इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल. हालांकि दोनों राइट है, बट इज दिस द करेक्ट एक्सप्लेनेशन? आपको इसके आगे वाई लगा देना है, या तो असर्शन के आगे वाई लगाना है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट बाउंड्री इन एनिमल सेल्स बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल. क्या ये राइट जा रहा है उस बिकॉज के पीछे? तब तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा. लेकिन अगर ये राइट नहीं जा रहा है, ये राइट नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट सिलेक्टिवली परमिएबल बिकॉज इट इज आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, नहीं ना. सो आप इस तरह से करें, इसके पीछे बिकॉज लगाए. अगर ये रीजन इसके लिए सही जा रहा है तो आप पहला ऑप्शन लगाएंगे, अदरवाइज यू से बी ऑप्शन. तो ऑलवेज या तो y का आंसर आना चाहिए. इफ दिस इज y, आंसर टू y, देन यू चूज ऑप्शन ए, अदरवाइज ऑप्शन बी चूज करेंगे आप, या बिकॉज लगा दो इसके आगे. पूरा स्टेटमेंट एक बनना चाहिए. अब जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूसरा देती हूँ. दिस इज 1, दिस इज 2. असर्शन हो गया इसमें RER is having ribosomes on the surface. या फिर इसको ऐसे कर दो, RER manufactures or helps in manufacturing proteins. And second reason you say RER has ribosomes on it. So right, rough endoplasmic reticulum manufactures proteins because it has ribosomes on it. Obviously RER पे प्रोटीन इसीलिए तो बनते हैं कि उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है. तो इसमें ऑप्शन 1 चूज करोगे. A and R are right. R is correct explanation of A. इसमें A and R are right, but R is not the correct explanation of A. तो इस तरह से आप टारगेट करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस, तो दैट वुड बी हेल्पफुल. आई वुड बी शेयरिंग अ शीट विथ यू वेरी सून विथ लॉट ऑफ दिस प्रैक्टिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. बट फिर भी अपने इसमें भी बहुत सारे दे रखे हैं इन आवर सेट ऑल्सो. सो गो ऑन प्रैक्टिसिंग एंड डोंट वरी. Shouldn't worry by seeing these questions. No, they are always very easy. बस ये because why ये लगा के देख लो. ठीक है, फर्स्ट के पीछे because लगा दो, you'll get the answer. ठीक है. So this is a thing which I wanted to share with you, ताकि आप इन questions को बहुत easily target कर पाए. Now let us start our topic, that is natural resources. Let's start this topic, natural resources. You know what is a resource? When you want to write about natural resource, first you should know what is a resource. What is a resource? Resource is anything which is useful for human beings, or which is a थिंग ऑफ यूटिलिटी फॉर ह्यूमन बींग्स. कोई भी चीज अगर हमारे काम आती है तो हम उसको बोलेंगे इट इज अ रिसोर्स. इट इज अ सोर्स ऑफ सम वर्क. इट इज यूजफुल फॉर अस. रिसोर्स हो जाएगा. और अगर वो रिसोर्स नेचर से अवेलेबल है तो हम उसको नेचुरल रिसोर्स बोलेंगे. इट इज वेरी सिंपल. सो एनी सब्सटेंस which is useful for human life or for human beings or for us is a resource, and if it is attained from nature it is called a natural resource. So natural resource का अगर आपको ध्यान definition लिखना है तो any thing which is obtained
from nature and is useful for us or for human beings. Very simply I have written, इसको समझने के लिए, ठीक है। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज है जो नेचर से हमें मिलते हैं और हमारी लाइफ को इजी बनाने में बहुत काम आते हैं, ठीक है। सो वी वुड बी टॉकिंग अबाउट दीज नाउ। ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज को हम 3 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो हम ये बता सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्स बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन क्या है, वो कहां से आए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उनको बायोटिक कर सकते हैं। एक हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, सम सब्सटेंसेज आर यूजफुल एज फूड, सम आर यूजफुल एज रॉ मटेरियल्स। तो अगर यूटिलिटी के अकॉर्डिंग हम ऐसे कर सकते हैं। थर्ड, वी क्लासिफाई देम बेस्ड ऑन वेदर दे आर अवेलेबल थ्रू आउट लाइफ, अवेलेबिलिटी, and their whether they are renewable or not, can we lose them or can we keep them in our life। जैसे हम कुछ चीजें ऐसी है जो जिंदगी भर चलती रहेंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके चांस है कि एक बार अगर ओवर यूज हो गया तो वो खत्म हो जाएंगी और हमें वापस चांस नहीं मिलेगा उसको यूज करने का, राइट, या वापस हमारे लिए बचेगी ही नहीं। तो दैट इज बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, कि कैसे अवेलेबल होते हैं, कितनी देर तक रहते हैं। सो लेट अस क्लासिफाई फर्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी। नेचुरल रिसोर्सेज को बेसिकली अगर हम क्लासिफाई करें तो कुछ हो जाते हैं एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल। जो नेचुरल रिसोर्सेज एग्जॉस्ट होने के चांस है जिनके, या जिनके खत्म होने के चांस है, वो तो है एग्जॉस्टिबल। जो कभी शायद लगता नहीं है कि वो हमारी लाइफ टाइम में या आगे भी कभी खत्म होंगे, उनको हम बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल। फॉर एग्जाम्पल, इनको हम कह सकते हैं these can be exhausted, or you, for simple understanding, you can write finished by overuse, खत्म होने के चांसेस है। These are not likely to be exhausted or finished। I have written that word finished so that you understand exhausted मतलब, क्योंकि जनरली एग्जॉस्टेड हम फटीग, टायर्डनेस के लिए भी बोलते हैं ना, आई एम एग्जॉस्टेड। उस वक्त भी इससे कैसे रिलेट कर, आई एम आउट ऑफ एनर्जी, बस अब बिल्कुल एनर्जी नहीं बची है, तो दैट इज एग्जॉस्टेड। बट हियर इट इज फिनिश्ड, कंप्लीटेड, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस। सो यू अंडरस्टैंड। जैसे एग्जॉस्टेबल के एग्जाम्पल्स में भी आपको आगे बताती हूँ, लेकिन इन एग्जॉस्टेबल ह्यूमन एक्टिविटी से शायद वो कभी खत्म ना हो। क्या हो सकते हैं? एक तो एयर, लगता है आपको कि हम कितने like the population of earth is in huge numbers and everybody is breathing oxygen and all, but लगता है आपको कि ये खत्म होगी? नहीं, it is enough for everybody, ठीक है ना। तो air is one inexhaustible resource। second है solar radiation, सन के जो रेज है यूज करने से या किसी तरह से शायद ही खत्म हो। सो एंड वाटर, यू कैन से दे आर लाइकली नॉट टू बी एग्जॉस्टेड, खत्म होने के चांस हमारी लाइफ में तो एटलीस्ट नहीं लगते हैं, आगे नोबडी कैन से, बट दे आर इनएग्जॉस्टेबल। इसके एग्जाम्पल आप दे सकते हो एयर, वाटर, सन रेज या सोलर रेडिएशंस, ठीक है। नाउ लेट अस सी एग्जॉस्टेबल। नाउ these which can be finished by activity can be divided into 2 groups. One is renewable and second is non renewable। रिन्यूएबल, ये वर्ड ही बता रहा है ना कि ये रिन्यू हो सकते हैं, ये वापस
एक बार खत्म होने के तो चांस है, लेकिन इनको वापस रिसाइकलिंग या वापस प्रॉपरली यूज वर्कआउट करके प्रॉपरली इनको स्टोर करके या मैनेज करके वी कैन रिन्यू देम। जैसे फॉरेस्ट का एग्जांपल आपको बताऊं, फॉरेस्ट एक एग्जॉस्टेबल तो है, खत्म हो सकता है, अगर सारे ट्रीज काट दिया तो फॉरेस्ट खत्म हो गई, लेकिन अगर उसी जगह पे हम उन ट्रीज को वापस जैसे उसी जगह पे हम कुछ सीड्स लगा के वाटरिंग प्रॉपर करें, इरिगेशन करें, तो वापस ट्रीज आ जाएंगे उस जगह पे, तो दैट फॉरेस्ट कैन बी अगेन रिन्यूड। सो समझ में आ रहा है, दे आर, फॉरेस्ट इज एग्जॉस्टेबल बट इट इज रिन्यूएबल। इवन सॉइल, किसी जगह की सॉइल अगर आप ओवर यूज कर लो, बिल्कुल ही वो एक लायक ना रहे कि इट कैन ग्रो एनी प्लांट्स, बट फिर भी आप उसको वापस, या इरोजन हो जाए बिकॉज ऑफ सम एक्टिविटी, बट फिर भी उस जगह पे वापस सॉइल का बनना हो सकता है, बिकॉज सॉइल फॉर्मेशन में आप जानते हो सन का काम आता है, वेदरिंग ऑफ रॉक से होता है, तो धीरे धीरे वापस सॉइल रिन्यू हो जाती है, रिप्लेनिश हो जाती है। सो दीज एग्जाम्पल्स रिन्यूएबल which have the chance of recycling and again getting renewed, and non renewable exhaustible वो होते हैं जो एक बार उनका यूज हो गया, धीरे धीरे अगर ओवर यूज होता गया और उनका जो लिमिटेड क्वांटिटी है वो खत्म हो गई, तो देर आर नो चांसेस फॉर कमिंग years एंड years कि वो वापस हमें मिल जाए। तो इनके एग्जाम्पल्स तो क्या हो सकते हैं, फॉरेस्ट हो सकता है, सॉइल हो सकता है, विच आर एग्जॉस्टेबल बट रिन्यूएबल। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, फॉसिल फ्यूल्स, आप इसके बारे में जानते हैं, कोल, पेट्रोलियम, ये जो सारी चीजें हैं, पेट्रोल डीजल बचाओ, ये सब आप पढ़ते आ रहे हैं। why is it so important to save petrol, to not overuse these resources? Why? Because ये exhaustible भी है और non renewable भी है। कितना अच्छा होता अगर पेट्रोल रिन्यूएबल होता, वापस यूज, लेकिन इट इज नॉट। आपको पता होगा पेट्रोल, बहुत ये बातें तो प्रैक्टिकली होती है ना, तो हाउ नाइस इट वुड बी इफ पेट्रोल वाज रिन्यूएबल, लेकिन है नहीं, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो एग्जॉस्टेबल एंड नॉन रिन्यूएबल है फॉसिल फ्यूल्स, एग्जॉस्टेबल एंड रिन्यूएबल है फॉरेस्ट एंड सॉइल। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड how I explained what are renewable and what are not. Renewable, which can be recycled or renewed again, they can be exhausted but they can be renewed, and non-renewable are those natural resources which are not renewable or recyclable, and once they are over they are not obtainable again। ठीक है, उनके फॉर्मेशन में, जैसे फॉसिल फ्यूल्स के फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ इयर्स लगते हैं, तो लाइफ उतनी किसने देखी है, राइट? दैट इज व्हाई इट इज सेड कि इनको बचा के रखो। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। फर्स्ट वी टॉक अबाउट एंड नेचुरल रिसोर्सेज के पॉल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे, एयर, वाटर, इन सब के बारे में लेटर ऑन, बट अभी हम क्लासिफाई कर रहे हैं इनको। दिस वॉज बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, कि कितने समय तक ये बचेंगे। सो यू कैन राइट द हेडिंग, नेचुरल रिसोर्सेज क्लास बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल। ठीक है, अब सेकेंड आई एम राइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन ओरिजिन, कहां से वो आए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम नेचुरल रिसोर्सेज को बायोटिक और एबायोटिक में डिवाइड कर सकते हैं। यू हैव टू पे मोर अटेंशन ऑन दैट ओनली, एग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, लेकिन कई बार ये वर्ड्स भी आ जाते हैं, सो लेट्स डिस्कस दिस। बायोटिक वर्ड ओनली इज सजेस्टिंग लिविंग एंड दिस इज सजेस्टिंग नॉन लिविंग। समझ में आ रहा है? तो एनी रिसोर्स विच इज अवेलेबल from, or you can say which is obtained from living organisms or living things,
इट इज कॉल्ड बायोटिक। एंड एबायोटिक में क्या होगा? एनी रिसोर्स which is obtained from non-living things is called abiotic. Hope this is clear to you. ठीक है, बायोटिक के एग्जाम्पल्स जैसे अभी मैंने आपको बात की फॉरेस्ट, अभी हमने बात की फूड मटेरियल्स, खाने की जो चीजें हैं जो हमें मिलता है, फूड ऑब्वियसली नेचुरल रिसोर्स है एंड प्लांट्स से अवेलेबल एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, सो दैट इज कमिंग इन बायोटिक। इवन ये जो कोल एंड पेट्रोलियम है ना, वो भी बायोटिक है। वो कैसे मिलते हैं? कोल, बिकॉज ईयर्स ऑफ, लेटर अपन जब फॉसिल फ्यूल्स के डिस्कस करेंगे तब बताऊंगी, दे हैव बीन बरीड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड फॉसिल्स जो होते हैं ना, फॉसिल फ्यूल्स वर्ड जो सजेस्ट कर रहा है, आई एक्सप्लेन लेटर, बट दे ऑल्सो आर बायोटिक। बट आप जानते हो, सो इससे क्या सजेस्ट हो रहा है? बायोटिक कैन बी रिन्यूएबल और माइट नॉट बी रिन्यूएबल, दोनों इसमें आ जाते हैं। बस हम क्या देख रहे हैं, कहाँ से मिले हमें। तो अगर किसी लिविंग चीज से आए तो वो बायोटिक हो जाते हैं। अगर नॉन लिविंग चीजों से, जैसे ए बायोटिक कौन से होंगे? जैसे आयरन, यू गेट द ओर ना, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स एक्सेट्रा, तो आयरन है, दैट इज ए बायोटिक। यू गेट मेटल्स, मिनरल्स जो आपको मिलते हैं, वो सब ए बायोटिक्स नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, सो होप दिस इज क्लियर। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, कोल, पेट्रोलियम, एज आई टोल्ड यू, और यू कैन राइट फूड मटेरियल्स। सो दिस इज सी, because these all are obtained from what? Organic material. Organic in bio means of anything which is obtained from living things, organic. This zinc, iron, mercury, whatever you are getting from non-living things, minerals, etc. These are abiotic resources. Clear हो गया? ज्यादा ध्यान आपको रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल पे देना है, बिकॉज वो क्वेश्चंस आते हैं, बट स्टिल अगर ये आ जाए तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जस्ट सी कि ये चीज जिसके बारे में लिखी हुई है हमें कहाँ से मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई। अगर लिविंग से आ रही है तो आप उसको डाल दो बायोटिक में, नॉन लिविंग से आ रही है तो आप ए बायोटिक में। बट ये ध्यान रखना, प्लांट्स एंड ऑल आर लिविंग थिंग्स। ठीक है, सो दिस इज बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओके, नाउ natural resources can also be classified according to their use. जैसे कुछ natural resource utility, we can, based on utility you can say they are, for example, कुछ some natural resources can act as food, some can act as raw materials. ठीक है, पैकेजिंग में कुछ काम आ जाते हैं, तो उनका काम क्या है उसके अकॉर्डिंग भी हम क्लासिफाई कर देते हैं। कुछ बुक्स में ऐसे भी क्लासिफिकेशन होता है, बट इन योर एनसीईआरटी मोर फोकस हैज बीन गिवन ऑन द इनएग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल क्वेश्चंस भी वहां से आते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल पे। ठीक है, सो दीज आर द 3 ways in which natural resources can be classified. अब यहां तक मेक द नोट्स प्रॉपरली। ये चैप्टर आपके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकता है ना, दे कैन शो यू कि ये रिसोर्स क्या है, कहाँ से आया है। सो इसको एक बार ध्यान से पढ़ना, मैं कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी और लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नेम्स आई वुड गिव जिसको आपको क्लासिफाई करना है, दैट वुड बी हेल्पफुल। सो अगले लेक्चर में, अभी तो हम इतने पे ही एंड करते हैं, अगले लेक्चर में वी वुड बी टॉकिंग अबाउट एयर, वी वुड बी टॉकिंग अबाउट वाटर, धीरे धीरे हम इसको पढ़ लेंगे। बट क्योंकि आपके हाफ ईयरलीज आ रहे हैं, प्लीज पे अटेंशन मोर ऑन द 3 chapters विच आर कमिंग इन योर स्कूल एग्जाम्स, मोस्टली वही आएंगे। क्वेश्चंस पढ़ते रहें। फॉर नाउ आई एंड द लेक्चर हियर ओनली, बट असर्शन रीजन में मैं जब आपको क्वेश्चंस दूं प्लीज प्रॉपरली करना, उनको बहुत हेल्पफुल होते हैं एंड दे आर आस्क्ड अगेन एंड अगेन इन योर स्कूल एग्जाम्स। ठीक है, तो आप उनको प्रॉपरली प्रैक्टिस करना। प्लीज प्रैक्टिस
all the MCQs which are given. Learn to write answers in the format of either flow charts. इसीलिए मैं फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपकी भी प्रैक्टिस वैसे हो. आप और जब बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिख देते हैं ना, तो समटाइम्स इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर द टीचर टू चेक एंड समटाइम्स सम पॉइंट्स आर मिस्ड. तो आप जब पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे या फ्लो चार्ट बना के लिखेंगे या डिफरेंसेस भी पॉइंट में लिखेंगे, तो टीचर कैन मेक आउट एवरी एंड यू वोंट लूज अ सिंगल mark in that. So practice writing. Try to write question and answers properly. Today I am ending the lecture here only. क्योंकि आपके हाफ ईयरलीज हैं, दिस चैप्टर आई थिंक इज नॉट कमिंग, तो आप थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ें. बट प्लीज उन चैप्टर्स को रिवाइज करें पहले तीनों को, एंड वट एवर योर क्वेरीज आर देयर, इवन फ्रॉम सेल, इवन फ्रॉम टिश्यू, इवन फ्रॉम व्हाई डू वी फॉल इल, किसी भी चैप्टर से हो, आप मेरे को व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज करें. एंड नाउ वर्क प्रॉपरली, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, जो भी दिक्कत आती है मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है. सो टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मेक प्रॉपर नोट्स, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, वेलकम टू कॉन्टैक्ट मी. थैंक यू फॉर लिसनिंग. होप टू सी यू सून.